हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूर्या चैनल पर। कल की क्लास में हमने मानव को लेकर जितने भी टॉपिक्स थे, यानी जो मानव कैसा प्राणी है, किस जगत का है, वो सब क्लियर कर लिया था। आज हम देखने वाले हैं ब्लड सर्कुलेशन, यानी जो रक्त परिसंचरण तंत्र वाले के बारे में हम जानने वाले हैं। तो उसके बारे में हम डिटेल जानकारी करेंगे। जो कुछ भी रक्त को लेके होगा और उससे संबंधित जो जो टॉपिक हमारे साथ आते रहेंगे वो हम क्लियर करते रहेंगे। तो आज की क्लास हम लेके चलेंगे ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। सबसे पहले दोस्तों ये ध्यान दीजिए कि ब्लड के बारे में हमें पढ़ना क्यों है। देखिए, जो ब्लड होता है हमारे शरीर में जितने भी पोषक तत्व, खनिज, लवण जितने भी होते हैं वो किस में होते हैं? सब ब्लड में होते हैं, ठीक है। और जैसे भी अगर हमें कुछ चीज़ डैमेज है, हमारा कोई अंग, तो हम कोई भी इंजेक्शन देते हैं तो वो मेन टारगेट तक कौन पहुंचाता है? ब्लड पहुंचाता है। अब देखो, हमारी किडनी खराब है, अब हमें किडनी में दवाई पहुंचानी है तो किडनी खोल के थोड़ी इसमें इंजेक्शन देंगे या किडनी खोल के उसमें दवाई थोड़ी देंगे। तो हम क्या करते हैं, जो ब्लड है, ब्लड में हम प्रोवाइड कर देते हैं मेडिसिन और वो अपने टारगेट तक पहुंच जाता है। तो इजीली ये काम करता है ब्लड। तो इसके बारे में ऐसे ही हम और जानकारी जानने वाले हैं कि ब्लड क्या क्या काम करता है, क्या क्या इसमें चीज़ें, तत्व हैं, क्या इसकी खासियत हैं, किस में ये बहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग रहेगी हमारी ब्लड, रुधिर परिसंचरण तंत्र। रुधिर परिसंचरण, रुधिर परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, ये पढ़ने वाले हैं दोस्तों हम। ब्लड सबसे पहले जो खोज करी थी, इसकी खोज देखेंगे 1628 में। जो खोज करता है, इसके ऐसे लिख लेना, खोज करी थी 1628 में एक साइंटिस्ट थे, उसका नाम है विलियम हार्वे। हर किसी को पता होगा विलियम हार्वे ने इसकी खोज करी थी और वो भी 1628 ईस्वी में, ठीक है। 1628 ईस्वी में ब्लड परिसंचरण की खोज कर दी थी विलियम हार्वे ने। आगे बात करते हैं, जो अध्ययन इसका कहलाता है, अध्ययन यानी रुधिर परिसंचरण का अध्ययन कहलाता है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी, ठीक है। रुधिर परिसंचरण की खोज करी थी विलियम हार्वे, इसका अध्ययन कहलाता है एंजियोलॉजी। और कह देगा एंजियोलॉजी के जनक कौन हो जाएगा? इसके जनक तो कौन हो जाएगा? वही विलियम हार्वे। तो एंजियोलॉजी के जनक विलियम हार्वे। तो इतनी बात हम रुधिर के बारे में चल रहा है, रुधिर परिसंचरण के। अभी हम ब्लड की डेफिनेशन जानने वाले हैं कि ब्लड कैसा है, कहाँ बहता है, किस टाइप में ये बहता है। आगे बात करते हैं। अगर रुधिर परिसंचरण को हम डिवाइड करेंगे, जो रुधिर परिसंचरण को डिवाइड करेंगे तो दो भागों में, एक खुला होता है, एक बंद सर्कुलेट सिस्टम होता है। परिसंचरण, जो रुधिर परिसंचरण को हम डिवाइड करेंगे, तो ये दो भागों में, ठीक है। एक होता है ओपन और एक क्लोज, एक बंद और एक खुला, ठीक है। ओपन, एक देखेंगे खुला ओपन, और एक देखेंगे बंद, क्लोज्ड, ठीक है। जो ओपन होता है, जो खुला होता है, उसमें रक्त कैसे बहता है? ओपनली बहता है, खुला बहता रहता है। तो यानी इसमें क्या है, जो रक्त है, रक्त खुला बहता है। और इसमें बहने के लिए जो रक्त वाहिनी होती है, यानी ये बंद बहता है, यानी ये क्लोज में बहते रहता है। तो इसमें क्या होती है? ये रक्त वाहिनी में बहते रहता है। रक्त वाहिनी होती है, इसमें रक्त वाहिनी पाई जाते हैं इसमें। अब देखो, इसमें थोड़ा सा फंडा समझो। जो खुला है, खुला बोले तो अगर तुम एक बलून में क्या पानी भर दोगे तो कैसे बहते रहे? ऐसे डोलते रहेगा ना। एक स्विच हुआ और पूरा पानी बाहर, यानी वैसे ही अगर
अगर ये खुला है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा भी अगर कुछ डैमेज आता है तो वहाँ से पूरा का पूरा ब्लड क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसमें प्रेशर नहीं होता है, प्रेशर बहुत लो होता है। लेकिन जो बंद सर्कुलेट सिस्टम है ना, इसमें प्रेशर जनरेट करने के लिए जो वेन्स होती हैं, नसें होती हैं, वो सक्रिय होती हैं। जैसे हम जंतु हैं, मानव हैं, हमारा कैसा सिस्टम है, ओपन है या क्लोज है? तो हमारा कैसा है, हमारा क्लोज है, क्योंकि हमारे रक्त बहने के लिए रुधिर वाहिनी पाई जाती है, क्योंकि और प्रेशर जनरेट करने के लिए सक्रिय चीज़ चाहिए होता है, सकरा मार्ग चाहिए होता है। हमारे जो नसें हैं सक्रिय हैं ताकि पूरी बॉडी में जो सर्कुलेट हो सके। अब देखो, अगर हमें प्रेशर जनरेट करना है, मुंह में पानी लो, मुंह में पानी लेंगे, अब कहेंगे इसको मुंह खोल के प्रेशर से फेंको, ऐसे फेंकोगे क्या, अपने ऊपर ना आ जाएगा, कहीं अपने ऊपर आ जाएगा दोस्तों। तो लेकिन प्रेशर जनरेट करना है तो क्या करना, मुंह में पानी भरेंगे, पर सकरा सा मार्ग बनाएंगे, पतला सा, और क्या ऐसे करके पिचकारी देते हैं ना, खाते हैं ना गुटखा खाने वाले, तो प्रेशर से फेंकते हैं बाहर को। तो वो प्रेशर जनरेट के लिए हम ये सब करते हैं। तो हम पढ़ेंगे खुला और बंद, ओपन सिस्टम, जो रुधिर परिसंचरण कैसा है, बंद है या ओपन है। सबसे पहले हम खुला की बात करते हैं। तो खुले में आ जाएगा, सबसे पहले हम करते हैं, इसमें रुधिर वाहिनी होंगी, इसमें रुधिर वाहिनी होती हैं, क्या इसमें होंगी? नहीं होंगी, क्योंकि ये खुला बह रहा है। इसमें एक टोटल, जैसे कि आपने देखा होगा तिलचट्टा, क्रोकोच के जो सींग होते हैं, सींग उनको पकड़ के लटकाइएगा तो क्या होगा, डोलते रहता है ऐसे वो, तो देखना उसका सारा ब्लड नीचे लटक के आ जाएगा। जो तिलचट्टा है, ऑर्थोपोडा संघ में आते हैं, उनका ब्लड एक तरह से इकट्ठा हो जाएगा, वो ऐसे बहते रहता है, उनमें प्रेशर कम रहता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें रुधिर वाहिनी नहीं होंगी, जो वेसल्स हैं वो इसमें नहीं पाई जाएंगी। रुधिर वाहिनी इसमें क्या होती है, नहीं होती है, ठीक है। उसमें रुधिर वाहिनी होंगी, उसमें खुला बहता है, इसमें खुला बहता है, सॉरी, उसमें क्या है, बंद बहता है, इसमें रुधिर वाहिनी नहीं होती है। अगला देखेंगे, इसमें क्या होता है, ये और जितने भी ऑर्थोपोडा संघ के आएंगे, सब कैसा सिस्टम होगा, उसमें ओपन होगा, खुला। ऑर्थोपोडा ये बहुत बड़ा संघ होता है दोस्तों। इसमें कितने, जितने भी कीट वर्ग होते हैं सब इसमें आते हैं, कीट वर्ग। एक चीज़ और, ठीक है, जो अगर उनका खुला सिस्टम है, रक्त परिसरण संचरण क्या है, खुला है, तो उसका कंकाल कैसा होगा, उसका जो कंकाल है वो किस टाइप का होगा, बाहरी होगा या आंतरिक होगा? दोस्तों जिसका खुला होता है ना, उसका होगा बाहरी। जैसे मान लीजिए हमने क्या, किसी चीज़ का, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, बलून में हम पानी भर देंगे, अब अगर उसका आंतरिक कंकाल होगा तो बाहर तो पूरा बलून घूम रहा होगा। अब बलून को क्या हम थोड़ा सा दबाएंगे, वो पचक के फट जाएगा और पूरा ब्लड क्या आ जाएगा, पूरा पानी बाहर हो जाएगा। तो इनका कवच बाहर होता है। जैसे देखा होगा, घोंघा हो गया, सीपी हो गया, ऑक्टोपस हो गया, इनका देखना बाहरी कंकाल थोड़ा सा क्या होता है, हार्ड होता है, और क्योंकि इनका ओपन ब्लड सर्कुलेट होता है तो बाहर सुरक्षा कवच पाई जाती है ताकि ये डैमेज ना हो इनका। लेकिन हमारा जो कंकाल होता है, जैसे हमारा जो कंकाल है, हमारी हड्डियां कहाँ हैं, अंदर की ओर है, हमारा तो ये नसें है ना, बाहर इजीली हम कट करेंगे ब्लड निकल जाएगा, क्योंकि हमारा कंकाल जो अंदर है, और हमारा ब्लड बहने के लिए क्या होती है, नसें होती हैं, वेंस होती हैं। लेकिन इनका ब्लड बहने के लिए क्या, कोई नस वगैरह नहीं होते, एक छोटे छोटे खाली स्थानों में ब्लड बहते रहता है, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें ऑर्थोपोडा कीट वगैरह आ जाएंगे, इसमें मोलस्का समूह के जितने लोग होंगे, मोलस्का में वो सब इसमें आ जाते हैं। मोलस्का, ऑर्थोपोडा में जितने भी कीट, तिलचट्टा वगैरह होंगे, मक्खी वगैरह, सब किस में आ जाएंगे, ऑर्थोपोडा में। मोलस्का में क्या क्या चीज़ आ जाएंगे, जैसे मोलस्का में सीपी हो गया, घोंघा, ऑक्टोपस, ये सब मोलस्का में, ठीक है। इनका भी कैसा सिस्टम है, ओपन सिस्टम है, ठीक है। अगला हम बात कर देते हैं रक्त हीमोसील में, एक इनका रक्त हीमोसील में बहता है, और जो हीमोसील में बहता है, इसमें बहने के लिए क्या होता है, हीमोलिम्फ पाया जाता है, हीमोलिम्फ, क्योंकि जनरली जो ब्लड होता है और जो शरीर का लिक्विड होता है वो आपस में अटैच हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, हीमोसील होती है, उसे हीमोसील कहा जाता है। वैसे ही हमारे कानों में भी क्या होता है, कानों में एक लिक्विड पाया जाता है, उसका नाम है एंडोलिम्फ, ठीक है। पहला काम है हमारे कानों का
सुनना नहीं है दोस्तों हमारे कानों का काम। पहला काम है शरीर का संतुलन। जब हम कुछ ना कुछ मूवमेंट करते हैं तो हमारे कानों में जो एंडोलिम्फ है वो गति प्रदान करता है, हमारा संतुलन बनाए रखता है। तो कभी भी कोई आपसे पूछेगा कि जो हमारे कानों का फर्स्ट काम क्या है, पहला काम है शरीर का संतुलन, ना कि सुनना। सुनना तो दूसरा काम होता है, ठीक है, वो आगे हम चर्चा करेंगे इस बारे में भी। तो यानी हम कह रहे हैं खुला पढ़ रहे हैं, ओपन सिस्टम, ठीक है, ओपन ब्लड सर्कुलेशन पढ़ रहे हैं। तो क्या क्या चीज़ आएगा इसमें, खुला बहता है, इसमें रुधिर वाहिनियाँ नहीं होती हैं, जितने भी आर्थ्रोपोडा संघ है वो सब किस में आ जाएगा, ओपन में आ जाएगा। और जो मोलस्का संघ है वो भी किस में आ जाएगा, ओपन आ जाएगा। जो ये किस तरह बहता है, ये हीमोसील में बहता है। इसके लिए हीमोलिम्फ पाया जाता है, ताकि जहाँ जो ब्लड होता है शरीर का लिक्विड और ब्लड दोनों मर्ज होके वो जगह होती है हीमोसील, उस जगह में ये बहता है। वहीं बात करते हैं हम क्लोज के बारे में। तो इसमें जितने भी एनालिडा समूह के होंगे, एनालिडा जैसे एनालिडा में आ जाएगा केंचुआ वगैरह, केंचुआ, जोंक, केंचुआ, जोंक, नेरिज वगैरह, ये सब किस में आता है, एनालिडा समूह में, ठीक है। केंचुआ कहता है किसान का मित्र, और जो जोंक होता है क्या होता है, ब्लड सकर होता है, ये ब्लड को चूसते हैं, जोंक वगैरह, ये तो देखा ही होगा। और बाकी जितने भी हम जैसे अदर और भी अन्य आ जाएंगी, जैसे स्तनधारी वगैरह, स्तनधारी वो सब किसमें, इनका कैसा सर्कुलेशन है, क्लोज है, हमारा बंद सर्कुलेशन सिस्टम है। घोड़ा का कैसा है, क्लोज। गाय का कैसा हो जाएगा, क्लोज। गधा क्लोज, ठीक है। पक्षी क्लोज, ठीक है। मछली का कैसा होगा, मछली का बताओ, मछली का होगा बंद। कभी मछली को काटना, मछली को काटोगे ब्लड वहीं का वहीं धरा का धरा रहता है, वहीं ऐसे खाली फैल जाता है। वरना मछली को काटना चाहिए तो प्रेशर मारते हैं। जैसे कि मुर्गे को काटोगे, मुर्गे का गला रेतोगे तो कैसा आएगा, उसका जो प्रेशर जनरेट होता है उसमें ब्लड काफ़ी तेज़ से बाहर निकलता है ना, तो उसमें कैसा सिस्टम पाया जाएगा, उसमें पाया जाएगा क्लोज सिस्टम। लेकिन मछली में उसमें पाया जाता है ओपन, खुला, काटोगे तुरंत बह जाएगा। तो ये चीज़ है, ठीक है। ऐसे और ज़्यादा एग्जाम्पल आप बना सकते हो। तो हमने ये चीज़ पढ़ा, रुधिर परिसंचरण को 2 भागों में बांटा, एक होता है खुला और एक बंद। खुला में हमने देखा क्या क्या चीज़ होता है, और इसका जो कंकाल होता है, कंकाल बाहरी होता है, ऐसे लिख लेना। खुला तो बह रहा है, लेकिन जो इसका कंकाल होता है, कंकाल कैसा होता है, बाहरी। और इसमें कंकाल जो होता है वो होता है आंतरिक, कंकाल होगा आंतरिक, आंतरिक। क्लियर। इतना ये थोड़ा सा डिवीज़न है, लेकिन हम इनमें से पढ़ने वाले क्लोज सिस्टम पढ़ेंगे, हम ओपन नहीं पढ़ेंगे, हम क्लोज पढ़ने वाले हैं। क्लोज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो इनका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ेंगे। इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम ब्लड की और डेफिनेशन आपको और डिफाइन करते हैं अच्छी तरीके से। थोड़ा सा ऊतक के बारे में जान लेते हैं, जबकि टिश्यू का अलग से चैप्टर है, हम थोड़ा सा ब्लड को डिफाइन करने वाले तो बता लेते हैं। जो ऊतक होता है, ऊतक टिश्यू बोलते हैं, ऊतक टिश्यू। ऊतक क्या होता है, जनरली ऊतक होता है कोशिकाओं का ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है। तो जो ऊतक होता है कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समूह, ग्रुप ऑफ सेल्स, ये कहलाता है ऊतक। और ये जनरली कितने, 4 प्रकार के होते हैं। जो ऊतक होते हैं ये है 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, ठीक है। पहला देखेंगे, 4 प्रकार में पहला देखेंगे, पहला हो जाएगा उपकला ऊतक। जो पहला हो जाएगा क्या होगा, उपकला ऊतक। ये किससे इसमें क्या बनता है, त्वचा वगैरह का निर्माण होता है, ठीक है। ये सब पढ़ेंगे हम, थोड़ा सा थोड़ी जानकारी जान लेते हैं। अगला देखेंगे दूसरा हो जाता है संयोजी ऊतक, संयोजी, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में भी 2 प्रकार के होते हैं। अगर वो तरल है, एक होता है तरल और एक होता है ठोस, हार्ड, ठोस होता है। तरल में क्या आएगा, इसमें आएगा रक्त, ब्लड आएगा,
रक्त आएगा, ब्लड आएगा, ब्लड, ठीक है। और जो ठोस में क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएंगी हड्डियाँ, बोन्स, हड्डियाँ, ठीक है, हड्डियाँ आ जाएंगी। चौथा देखेंगे हम, चौथा आ जाएगा, चौथा होता है तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक में जितनी भी तंत्रिकाएं हैं वो आ जाएंगी, तंत्रिकाएं, तंत्रिकाएं। पांचवा देखेंगे हम पेशीय ऊतक, पेशीय ऊतक। इसमें जनरली आ जाएंगी मांसपेशियां, इसमें क्या आ जाएंगी, मांसपेशियां, मांसपेशियां। तो मैं समझाना चाह रहा हूं ब्लड के बारे में। ब्लड क्या है, ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है, एक ऐसा तरल संयोजी ऊतक है जो द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है। रक्त एक ऐसा संयोजी ऊतक है जो कैसी अवस्था में रहता है, तरल अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। ये समझाना चाह रहा था मैं ब्लड के बारे में कि ब्लड क्या है। ब्लड क्या है, ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, यानी तरल संयोजी ऊतक है। तो एक नोट करके पॉइंट लिख लेना, नोट करके एक पॉइंट लिखना, रक्त एक ऐसा संयोजी, रक्त एक ऐसा संयोजी ऊतक है जो लिक्विड या तरल अवस्था में रहता है। क्लियर। तो हमने रक्त को डिफाइन किया कि रक्त क्या है एक्चुअल में। तो रक्त एक ऐसा संयोजी ऊतक है जो कैसी अवस्था में रहता है, तरल अवस्था में रहता है। क्लियर है, कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है, लेकिन वो लिक्विड अवस्था में रहता है। हड्डियों के बारे में आएगा तो कैसा है, वो ठोस है, ठोस संयोजी ऊतक, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो। अब थोड़ा जानकारी लेते हैं कि ब्लड किसमें कितना लीटर पाया जाएगा, कितना कितना प्रतिशत है कुल, वो सब हमने पढ़ने वाले हैं। तो रक्त, ब्लड को लेके चलेंगे। जो अगर ब्लड की मात्रा देखेंगे कि जो वयस्क में है कितना लीटर होता है, तो ऐसे लिख लेना, रक्त की मात्रा, वो भी हम किसको लिखेंगे, स्वस्थ पुरुष को, वयस्क को, वयस्क में रक्त की मात्रा वयस्क में ये होती है 5 से 6 लीटर, ठीक है। वयस्क में होगी 5 से 6 लीटर। वही अगर मात्रा देखेंगे महिला में ये मात्रा हो जाती है 4 से 5 लीटर, 4 से 5 लीटर। महिला में कम होती है, ठीक है, पता ही होगा आपको। तो वयस्क में होगी 5 से 6 लीटर और महिला में पाई जाएगी 4 से 5 लीटर। आगे देखेंगे शरीर के कुल भार का, शरीर के जो ब्लड होता है, शरीर के कुल भार का 7.5% होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सर जी आपने तो सीधे कह दिया कि वयस्क में 5 से 6 लीटर होता है। अब कोई आदमी क्या होगा, 100 किलो का होगा, फिर है वयस्क लेकिन वो 100 किलो का है, तब क्या होगा, तो उसके भार का, चाहे वो कैसा भी आदमी हो, उसका वजन चाहे ज़्यादा हो कम हो, टोटल उसके भार का 7.5% क्या होता है, रक्त होता है, ब्लड होता है। आगे देखते हैं, आगे रक्त का अध्ययन क्या कहलाएगा, रक्त का अध्ययन कहलाता है हीमेटोलॉजी, ठीक है। रक्त का अध्ययन कहलाया जाता है हीमेटोलॉजी। आगे हम बात करते हैं कि जो उत्पत्ति कहाँ से हुई है इसकी, जो रक्त की उत्पत्ति हुई है, वो हुई है मीजोडर्म से, मीजोडर्म। जनरली 3 प्रकार के जनन होते हैं, एक होता है एक्टो और एक मीजो और एक एंडो। एक्टो होता है बाहरी, मीजो हो रहा है मध्य, और जो एंडो होता है आंतरिक। तो जो मीजोडर्म है ना, ये है मध्य जनन स्तर, इसका जो उत्पत्ति है मध्य जनन स्तर, मध्य जनन
स्तर, यहाँ से इसकी उत्पत्ति है। रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी, उत्पत्ति मेसोडर्म में कहलाता है, मध्य जनन स्तर का है। एक रक्त का पीएच मान कह देगा, रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान, तो पीएच मान हो जाता है 7.4, ठीक है 7.4 है। तो ये कैसा होगा, अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। तो यानी 7 तो उदासीन होता है, 7 से कम होगा तो अम्लीय, ज़्यादा होगा तो क्षारीय। तो ये कैसा है, ये एक तरह से दुर्बल क्षारीय है, प्रबल नहीं है। ये इसकी प्रकृति कैसी है, दुर्बल क्षार है, ये दुर्बल क्षारीय प्रकृति है इसकी, दुर्बल क्षारीय, ठीक है दुर्बल क्षारीय है। तो ये किस प्रकार के लिटमस को कौन सा रंग प्रदान कर देगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये लाल लिटमस को कैसा कर देगा, नीला कर देगा, ठीक है। एक जानकारी देता हूँ, किसी को पता नहीं रहता कि अम्ल और क्षार किस लिटमस को कैसा करेगा। तो एक होता है, थोड़ा सा अलग से लिख लेना, अनिल, अनील, और एक होता है छलनी, छलनी, ऐसे कर लो, थोड़ा छतरी वाला छा बना लो, सही रहेगा, छलनी, ठीक है। अब देखो मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, देखो आ माने अम्ल, न नीला और ला लाल, तो अनिल मतलब अम्ल, नीले को कैसा कर देगा, लाल कर देगा। छलनी मतलब क्षार, लाल लिटमस को कैसा कर देगा, नीला कर देगा। तो ये दो चीज़ दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, दो नाम अनिल और छलनी। अनिल होता है आ से अम्ल, अम्ल नीले को लाल, और छलनी क्षारीय, जो क्षार होता है लाल को नीला कर देता है। क्लियर, ये नोट डाउन कर लेना। अगला हम बात करते हैं, रक्त एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है। जो रक्त है एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है, रक्त एक प्रकार का क्या है, कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन है। अब कहोगी जनरली कोलाइडी विलयन क्या होता है। कोलाइडी विलयन होता है जिनके कणों का आकार कैसा होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है। जिनके कणों का आकार कैसा होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है, वो क्या कहलाता है, कोलाइडी विलयन कहलाता है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो कि रक्त की मात्रा वयस्क में कितनी होती है, 5 से 6 लीटर, महिलाओं में होती 4 से 5 लीटर। शरीर के कुल भार का 7.5% क्या होता है, ब्लड होता है। अगर रक्त का अध्ययन कहेंगे तो हीमेटोलॉजी, उत्पत्ति हुई है मेसोडर्म से, जो कि होता है मध्य जनन स्तर। अगर हम पीएच मान देखते हैं, पीएच मान कैसा होता है, 7.4, यानी प्रबल क्षारीय नहीं दुर्बल क्षारीय होता है। क्षार है तो कैसा करेगा, क्षार है तो लाल को नीला करेगा, लाल को कैसा करेगा, नीला करेगा। वही हमने बात करी, रक्त एक प्रकार का कैसा विलयन है, कोलाइडी विलयन है। इसका स्क्रीनशॉट लो फटाक से। अब हम देखते हैं, जनरली आपने देखा होगा रक्त का कलर कैसा होता है। रक्त का कलर होता है, आप कहोगे लाल होता है, ठीक है। और कभी कभी आप देख रहे हो जो हल्का सा ये बाहर जो वेन्स होती हैं, नसें होती हैं, इसमें गहरा नीला या काला टाइप का दिखाई देता है, ठीक है। तो कहेंगे वो कैसा रक्त है, वो दोस्तों अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त का जो कलर होता है या तो गहरा नीला या काला होता है, लेकिन शुद्ध रक्त का कलर कैसा होता है, लाल होता है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, जो रक्त का कलर कैसा होता है, रक्त का कलर कैसा होता है, लाल होता है, लाल। अब कहेंगे लाल है तो कैसे है, कौन इसको लाल रंग प्रदान करता है, क्वेश्चन उठता है दिमाग में। तो एक आपने सुना होगा हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन आपने सुना होगा, हीमोग्लोबिन नहीं सुना है तो देख लो दोस्तों, हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन जनरली रक्त प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होता है, यानी ब्लड का रक्त के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। रक्त के कलर के लिए क्या होता है, ये जिम्मेदार होता है। रक्त के कलर के लिए क्या होता है, ये जिम्मेदार होता है, ठीक है। कह देगा जो हीमोग्लोबिन एक तरह से क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है। तो जो हीमोग्लोबिन ये एक तरह से क्या है, यह एक जटिल प्रोटीन है,
क्या है, यह जटिल प्रोटीन है। चलो वैसे तो हमने देख लिया कलर के लिए जिम्मेदार है, लेकिन फंक्शनली रूप से क्या कहेंगे, फंक्शनली रूप से ये क्या है, एक तरह से श्वसन वर्णक है, श्वसन के लिए भी कौन जिम्मेदार क्या, श्वसन वर्णक कौन है, तो हमारा हीमोग्लोबिन। लेकिन क्या है, ये एक जटिल प्रोटीन है। अब इसमें क्या क्या चीज़ पाया जाएगा, हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन में 2 चीज़, जैसे हीम होता है या हीमेटिन, तो ये क्या जिम्मेदार है, ये रंग के लिए जिम्मेदार है, कलर के लिए जिम्मेदार है। जो हीम होता है, हीम वर्णक, वो होता है कलर के लिए जिम्मेदार। लेकिन जो क्या होता है ग्लोबिन क्या होता है, ये होती है प्रोटीन। ठीक है, जो हीम होता है वो तो रंग होता है, कलर के लिए जिम्मेदार होता है, और जो ग्लोबिन होती है वो होती है प्रोटीन। ठीक है, ये प्रोटीन होती है। और इस हीम में एक Fe2 यानी Fe2+ क्या होता है, यानी इसे क्या कहेंगे, फेरस अवस्था में क्या पाया जाएगा, आयरन पाया जाएगा। Fe2+ पाया जाता है, फेरस अवस्था में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, आयरन। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जो हीमोग्लोबिन है, ये क्या करता है, एक तरह से कलर निर्धारण के लिए जिम्मेदार है ये। लेकिन अगर हम फंक्शनली रूप से देखेंगे, तो वो श्वसन वर्णक है। लेकिन जो हीमोग्लोबिन क्या है, ये एक तरह से जटिल प्रोटीन है। इसमें 2 चीज़ पाई जाती हैं, एक हीम होता है जो रंग के लिए जिम्मेदार है, और दूसरा होता है ग्लोबिन, ये प्रोटीन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, स्पेशली हीम में क्या पाया जाता है, हीम या हीमेटिन में Fe2+ अवस्था में या फेरस अवस्था में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। क्लियर दोस्तों, आगे हम बात करते हैं, यदि इस हीमोग्लोबिन को अगर ऑक्सीजन मिल जाए या कार्बन ऑक्साइड मिल जाए या कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाए, तब क्या होगा। तब देखो, यदि हीमोग्लोबिन के साथ, शॉर्ट में लिख देता हूँ HB, यदि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अगर मिल जाता है, तब ये बना देगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन अगर ऑक्सीजन मिल रहा है हीमोग्लोबिन के साथ, तब क्या होगा, इसका रंग तो कैसा हो जाएगा, यदि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिल रहा है तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन मिल जाएगा। अगर ऑक्सीजन मिल रहा है तो इसका जो रंग होगा वो लाल होगा। ठीक है, और जब रंग लाल है तो वो रक्त कैसा होगा, वो रक्त शुद्ध होगा। और शुद्ध रक्त कहाँ पर बहता है, धमनी या सिरा में, तो आप कहोगे कि शुद्ध रक्त बहता है धमनी में। जो हम रुधिर वाहिनी पढ़ेंगे तो पूरा क्लियर कर दूंगा, वहाँ पर जो शुद्ध रक्त है वो बहता है धमनी में। ठीक है, धमनी में बहता है। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन के साथ या तो कार्बन मोनोऑक्साइड या CO2 मिल जाए, तब क्या होगा, यदि हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रही है तो क्या होगा, कार्ब हीमोग्लोबिन कहा जाएगा, ये कार्ब हीमोग्लोबिन कहलाया जाएगा। लेकिन अगर CO2 मिल रहा है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन जब ये मिल रहा है, ये दोनों मिल जा रहे हैं, जब मैंने अभी बताया कि जब O2 मिल रहा है तो उसका रंग लाल हो रहा है, लेकिन CO या CO2 मिल रहा है तो उसका कलर कैसा होगा, गहरा नीला या काला, गहरा नीला या कैसा होगा, काला। और तब ये शुद्ध रक्त होगा या अशुद्ध होगा, आप कहोगे ये कैसा रक्त होगा, अशुद्ध रक्त होगा, अशुद्ध। और अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है, धमनी में या सिरा में, तो ये धमनी है और धमनी में शुद्ध, और जो सिरा होता है, सिरा, इसमें कैसा रक्त बहेगा, अशुद्ध रक्त। क्लियर दोस्तों, इसका नोट डाउन करो। तो कुछ चीज देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन के साथ कौन सी गैस की बंधुता सबसे ज्यादा होती है, तो हीमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिन, जो हमारा हीमोग्लोबिन है सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किस गैस को करता है? तो CO, कार्बन मोनोऑक्साइड को करता है। उसके बाद करता है O2 को, सिर्फ O2, ठीक है। उसके बाद करेगा किसको? CO2 को, ठीक है, CO2। यानी देखो हमारा हीमोग्लोबिन भी किसको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड को। यानी ये कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से निकलता है? वाहनों से निकला हुआ धुआं। बचपन में आपने देखा होगा, आपने किया नहीं किया, हमने तो शायद किया है, क्योंकि क्या होता है जब घर में बाइक स्टार्ट होती थी तो हम छोटे थे तो क्या होता था, उसका धुआं निकलता था तो हम गाड़ी के पीछे भागते थे। क्यों? धुआं सूंघने के लिए। बहुत अच्छा लगता था दोस्तों, संतुष्टि मिलती थी शरीर को। तो यह हीमोग्लोबिन हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, यानी इसको बहुत पसंद है। ये जहरीली है, जबकि बहुत जहरीली गैस है, लेकिन ये हमारा हीमोग्लोबिन बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, पसंद है इसको। उसके बाद O2, उसके बाद CO2। यानी कहते हैं कि जो CO2 गैस है, यानी CO गैस है, इसे कहते हैं निद्राकारी गैस, ठीक है। यानी ये क्या होता है? साइलेंट सुसाइड गैस है। यानी देखा होगा पहले, क्या अंगीठी जला के, ठंडों में अंगीठी जला लेते हैं कमरों में, बंद कमरों में अंगीठी जला के, माना जाता है कि अगर बंद कमरा है, अंगीठी जला के सो जाओगे तो क्या साइलेंट सुसाइड हो जाएगी, यानी चुपचाप शांत मौत, ठीक है। किसी को सुसाइड करना है तो क्या अंगीठी जलाए बंद कमरे में, और वो क्या चुपचाप चलता बनेगा। ऐसा करना मत दोस्तों, माना जाता है ये चीज़, क्योंकि क्या करता है, ये हमारे हीमोग्लोबिन के साथ घुलती है और ये बिल्कुल बढ़िया सी नींद दिलाती है, हमें निद्रा में भेज देती है। निद्राकारी गैस इसीलिए कहा जाता है। और जब हमारे हीमोग्लोबिन में पूरा कार्बन मोनोऑक्साइड घुल जाएगी और हमारा दम घुट जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमें दम घुटाएगी। कहते हैं जो बड़े बड़े पेड़ों के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए, क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, वो हमें दम घुटाएगा, ठीक है। अब ये नहीं, अब आप कहोगे अरे किसी ने तो बोला था कि जो पेड़ पौधे हैं क्या वो छोड़ते हैं ऑक्सीजन। तो दोस्तों हमेशा अगर बात करता है श्वसन में, अगर कहता है कि श्वसन में पेड़ कौन सी गैस छोड़ते हैं, तब आंसर क्या रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन प्रकाश संश्लेषण के दौरान, फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस छोड़ते हैं? तब ऑक्सीजन होगा। यानी दिन में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, तब कौन सी गैस छोड़ रहे होंगे? तब छोड़ रहे होंगे ऑक्सीजन। लेकिन जो रात को क्या होता है? CO2 गैस श्वसन होता है, ठीक है। छोड़ते तो जनरली दिन में भी हैं, लेकिन क्या होता है, दिन में इनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है भोजन बनाने के लिए। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस जिम्मेदार है? CO2। तो जो गैस वो छोड़ते हैं वही दोबारा वो क्या काम में ले लेते हैं, तो दिन में पता नहीं चलता है, लेकिन रात में सिर्फ और सिर्फ ये क्या करते हैं? श्वसन करते हैं, क्योंकि प्रकाश मिल नहीं रहा है, प्रकाश संश्लेषण हो नहीं पाएगा, तब क्या होगा? सिर्फ श्वसन होगा। और हमने ऑक्सीजन ली, कौन सी रिलीफ करी? हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी। वैसे ही पेड़ भी क्या लेते हैं? ऑक्सीजन रात को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसीलिए रात कहते हैं कि रात को बड़े पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्या होता है उसमें? कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो छोड़ते हैं, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़ें, आगे देखेंगे कुछ रक्त को लेके। रक्त को लेके थोड़ा डिवाइडेशन करते हैं कि रक्त क्या क्या चीज़ से है, रक्त में क्या क्या चीज़ होता है। तो रक्त में फर्स्ट ऑफ क्या पाया जाता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा रहता है, ये तरल अवस्था में रहता है, तरल अवस्था में, ठीक है। और जो होती है दूसरा, रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं ये किस अवस्था में रहती हैं? ये ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, ठीक है। प्लाज्मा को लेके चलते हैं। प्लाज्मा देखो, प्लाज्मा का जो परसेंट होता है टोटल, ये लगभग 60% माना जाता है और ये 40% माना जाता है, ठीक है। इसको 55 और इसको 45 भी कर सकते हो, जनरली 60 और 40, ठीक है। यानी प्लाज्मा का जो भागीदारी होती है वो ज़्यादा रहती है। अगला हम बात करेंगे प्लाज्मा कैसा होता है। तो प्लाज्मा होता है हल्का पीला। जो ये प्लाज्मा होता है हल्का, सबसे पहले हल्का पीला होगा, ठीक है, और थोड़ा सा गाढ़ा भी होगा, गाढ़ा, और थोड़ा सा क्या होगा? क्षारीय भी होगा। प्रकृति इसकी क्षारीय होगी, क्षारीय कैसे? इसमें कुछ अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं इसमें, उसके कारण ये क्षारीय होती है। अकार्बनिक पदार्थ इसमें पाए जाते हैं, जैसे NaHCO3, इसको कहेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट,
कार्बोनेट। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। ठीक है, उसके अलावा प्लाज्मा में तो इतना हो गया, 60% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और ठोस में रुधिर कणिकाएं कितनी होती है, 40% होती हैं। हल्का पीला, गाढ़ा, क्षारीय, द्रव टाइप का होगा। और इसमें 90 से 92% पानी पाया जाता है। इस प्लाज्मा में 90 से 92% सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, पानी होता है। तब कहोगे 8 से 10% क्या पाया जाएगा, 8 से 10% में पाए जाते हैं खनिज। खनिज लवण होते हैं, कुछ खनिज होते हैं, खनिज सॉल्ट वगैरह हो गया, लवण, और क्या, प्रोटीन, ये पाए जाते हैं 8 से 10% में। तो रक्त को हमने दो भागों में देखा, एक होता है प्लाज्मा और एक रुधिर कणिकाएं। जो प्लाज्मा होता है तरल अवस्था में होता है, लेकिन रुधिर कणिकाएं ठोस अवस्था में रहती हैं। प्लाज्मा का जो हिस्सा होता है 60% और जो रुधिर कणिकाएं होती हैं वो 40%। इसका अगर हम देखेंगे नेचर कैसा होता है, हल्का पीला, गाढ़ा, क्षारीय होता है। क्षारीय क्यों, क्योंकि इसमें अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, वहीं पर देखेंगे 90 से 92% पानी होता है। आगे बात कर लेते हैं, हमने प्लाज्मा को देखा, अब रुधिर कणिकाओं को देख लेते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ पाया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें पाया जाएगा RBC, दूसरा WBC और तीसरा प्लेटलेट्स। ठीक है, पहला RBC, WBC, प्लेटलेट्स किसमें पाया जाएगा, रुधिर कणिकाओं में। किसी को मालूम नहीं रहता है। ठीक है, तो रक्त का पार्ट होता है दो, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा में हमने देखा इतनी सारी चीज़ें कि क्या क्या चीज़ प्लाज्मा में है, और रुधिर कणिकाओं में क्या पाया जाता है, उसमें RBC, WBC, प्लेटलेट्स। RBC को कहते हैं इरिथ्रोसाइट, इसका रासायनिक वैज्ञानिक नाम इरिथ्रोसाइट। ठीक है, और ल्यूकोसाइट, WBC का ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, तो हमने इसके बारे में जाना, ब्लड के बारे में, कि कौन कौन सी चीज़ ब्लड में शामिल है, ब्लड की डेफिनेशन क्या है, ब्लड कैसा है, किस प्रकार का ऊतक है, कौन कौन से इसमें लिक्विड अवस्था में क्या चीज़ है, ठोस अवस्था में क्या चीज़ है, वो सब हमने आज देखा। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल की क्लास में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो प्लाज्मा है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर WBC, प्लेटलेट सारा कवर करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।